स्वीकार भी किया है। मैं डॉक्टर रश्मि झा का परिचय तो कल पूर्ण रूप से दे चुकी थी। मैं यदि कल कुछ महानुभाव नहीं जुड़े होंगे तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो आयुर्वेदाचार्य हैं। सरकारी नौकरी में थी। उसके बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के साथ, आयुर्वेद के साथ में अपना क्लिनिक भोपाल में चला रही हैं। उन्होंने चाइना में जाके, चीन में जाकर 3 साल का एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का शिक्षण प्राप्त किया था और हमारे भारत सरकार की तरफ से ही उनको भेजा गया था। उसके साथ वो वहां पर काफी उन्होंने स्ट्रगल के साथ में, बहुत संघर्ष के साथ में उन्होंने वहां पर 3 साल का कोर्स पूरा किया। वो स्वयं बीमार हो गई थी, उनके पैरों को काटने की नौबत आ गई थी। इस प्रकार से मतलब बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने वहां से 3 साल का कोर्स पूर्ण करके भारत आई और फिर चीन के संस्मरण करके उन्होंने पुस्तक लिखी। उसमें वहां की सारी जो 3 साल का उनका अनुभव था वो उन्होंने लिखा है। उसके बाद भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के ऊपर भी कई पुस्तकें वो लिख चुकी हैं और उनका अनुवाद भी हुआ है अंग्रेजी में, मराठी में और चीनी भाषा में। तो इस प्रकार से उनका परिचय है। मैं डॉक्टर रश्मि झा मैडम आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आइए और अपना उद्बोधन चालू करिए। नमस्कार, आइए। रश्मि मैडम जी आइए। हरिओम। आप सबका दिन मंगलमय हो, सुप्रभात। और सबसे पहले मैं आप सबकी आभारी हूँ क्योंकि आप सबने मुझे मौका दिया कि जो इतने वर्षों मैंने कठिन तप के साथ तपस्या करके जो विद्या सीखी है, उस विद्या को मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग जाने। और जो आज जैसे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे देखा है कि मैं कान से किस तरह से रोगों का निदान करती हूँ और उसी से चिकित्सा भी करती हूँ। और साथ में मैं हर जो मेरे साथ जुड़ता है उसे मैं कान के बारे में सिखाती हूँ कि अपना कान दबाओ और रोग भगाओ। तो ये बात जो है ये काफ़ी मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा भी संभव है क्या? बचपन में हम सोचते थे ये 2 कान जो है वो सिर्फ़ चश्मे के लिए हैं, चश्मे को आधार देने के लिए ये कान है। लेकिन जो हमारा कान है, ये बिल्कुल एक गर्भस्थ शिशु की तरह ये कान पूरे शरीर को प्रतिबिंबित करता है और इसमें करीब 240 बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊँगी। पर सर्वप्रथम मैं कल जो अपना परिचय दिया था मैंने और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने जो मेरा परिचय दिया था, वो बहुत ही यानी लोगों को उसके बाद कई मुझे फ़ोन आए कि आपका परिचय कुछ अधूरा है, आप अपने बारे में आपने व्यक्तिगत जो परिचय है वो नहीं दिया। तो एक बहन ने मुझे फ़ोन किया कि पूछा जैसे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, अपना सामाजिक प्राणी हैं हम और हम हर व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का जब हम उससे जुड़ते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका परिवार कैसा है, इसके परिवार में कौन-कौन है, आप क्या करते हो? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहन ने मुझसे पूछा था और मैंने जैसे टाइम बताया था कि मैं 12 से 1 के बीच में मिलूँगी, तो मुझे कई फ़ोन आए जितने श्रोता हैं जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। तो मैं आपको फिर से थोड़ा और विस्तार से बताना चाहती हूँ कि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, उसके कारण वो त्रासदी का होना और मेरे विवाह का होना ये दोनों एक साथ ही हुआ। तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी जब मेरा विवाह हुआ, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद जो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिक्यूजिनल कार्बाइड से तो दुनिया के और कोई भी व्यक्ति साइनाइड के बारे में जानते हैं कि यदि साइनाइड एक बार चख लिया, तो समझिए वो इंसान बचता नहीं है। लेकिन हम भोपाल वासी
जो यूनियन कार्बाइड के करीब रहते थे, हम जानते हैं कि साइनाइड कैसा होता है, क्योंकि हमने बहुत उसकी अल्प मात्रा जो है वो सूंघी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसके कारण जो है मेरे लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे 85%। तो जब विवाह के पहले तो मैं स्वस्थ थी, तो जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद मेरे पति का ये कहना था कि एक बीमार जो है अस्थमा की पीड़ित मरीज से मेरी शादी कर दी गई है। और उसके बाद में वो कंपनसेशन में मतलब मेरे माता-पिता से दहेज की माँग करने लगा बहुत ज़्यादा। और जैसे क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी साँस में कि मैं घरेलू काम कुछ कर नहीं पाती थी। तो उसके कारण उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मेरे पति ने। बहुत ज़्यादा शारीरिक यातना, मानसिक यातना दी और बहुत कष्ट दिया। तो उस सब से मैं शारीरिक रूप से तो पीड़ित हुई, मानसिक रूप से भी मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हुई। और फिर मैं उनका त्याग करके और फिर मैंने तलाक ले लिया और अपने पिता के घर आ गई। और पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसके बाद मैं चीन गई और वहाँ जो मेरा इलाज हुआ और मैं करीब-करीब 80% मैं स्वस्थ हो गई। और वापस आके मैं जैसे ही मैं 97 में लौट कर आई, तो मैंने देखा कि मेरी माँ कैंसर से पीड़ित थी और बहुत ही उनकी हालत ख़राब थी। और बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ़ देख के मुझे लगा एक बार सब हमारे सब वैद्यगण वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तो मैं भी जा रही थी। तो उस समय ये हुआ कि 25 नवंबर को मेरा पीरियड आने वाला था। तो ये होता है ना, महिलाएँ सभी करती हैं, मैंने भी वो गलती की कि वो पीरियड उस दिन ना आए, दर्शन हो, इसलिए मैंने कुछ मेरी जो सहेली गायनेकोलॉजिस्ट थी उसने मुझे कुछ दवा दी कि तुम ये 7 दिन खा लेना जब तक कि तुम्हारे दर्शन ना हो जाए, और जैसे ही दर्शन हो जाएँगे उसके बाद तुम ये दवा छोड़ दोगी तो तुम्हारा पीरियड आ जाएगा। तो बस मुझे यही लग रहा था कि यदि मैं वहाँ पहुँच गई और दर्शन नहीं हो पाया तो बहुत ही ठीक नहीं है, तो मैंने वो दवा खा ली और उसके बाद मुझे दर्शन हुए। दर्शन करके जब मैं लौटी तो मैंने वो दवा छोड़ दी। और उसके बाद मुझे निरंतर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि हालत ऐसी हो गई कि मेरा हीमोग्लोबिन 5 तक पहुँच गया। और जब इतनी ख़राब हालत हुई तो फिर उस समय यानी फिर सोनोग्राफ़ी कराई गई तो पता चला कि बहुत सारे फाइब्रॉइड हो गए हैं और उसका आकार कोई सुपारी बराबर, कोई सौंफ किशमिश के बराबर, कोई अंगूर के बराबर, मल्टीपल बहुत सारे फाइब्रॉइड डेवलप हो गए थे इस बीच में। जबकि चाइना में मेरा हर साल पूरा चेकअप होता था और उसमें मेरा ये पता चलता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यूट्रस मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। पर जब यहाँ उसके बाद जो वो गोली खाने के बाद और जो मैंने वो कुछ समय के बाद जब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो सोनोग्राफ़ी की तो पता चला इतने सारे फाइब्रॉइड हो गए हैं। तो ऐसी माँ की ऐसी स्थिति कि मैं उस समय इलाज नहीं करा सकती थी, ऑपरेशन नहीं करा सकती थी और हीमोग्लोबिन इतना कम था कि उसका भी ऑपरेशन उस समय संभव नहीं था। तो और इसके तुरंत बाद मेरी माता का देहांत हो गया, उनके शौक से मेरे पिता का भी देहांत हो गया, मैं बहुत अकेली हो गई। तो जब मैं एक दिन भारत भवन गई अपनी चाची के साथ में, मेरी मम्मी की दोस्त के साथ, तो वहाँ सीढ़ियों से मैं लुढ़कती गई। 10 सीढ़ी में चाची मेरा हाथ पकड़े हुए थे और अंतिम सीढ़ी में मेरे ऊपर मेरी चाची का वज़न पड़ा करीब 50-80 किलो। तो मेरा बायाँ हाथ और बायाँ पैर टूट गया। अब क्या किया जाए? हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया और अब क्या किया जाए? तो मैंने तब पहली बार मतलब हाथ-पैर टूटा हुआ, क्या किया जाए? क्या इलाज होगा? और ऊपर से फाइब्रॉइड इतने सारे। तो मैंने टीवी में आस्था चैनल में स्वामी रामदेव को देख कर के और योग गुरु स्वामी जी को देख-देख कर के मैंने योगासन किया और बैठे-बैठे मैंने अनुलोम-विलोम किया, भस्त्रिका की, कपालभाति की और लगातार मैं जितने भी प्राणायाम हैं, वो सारे प्राणायाम करती रही।
आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जितने भी आप सब योग से जुड़े हुए हैं। मैं इतनी लंबी कहानी क्यों बता रही हूँ कि मैं आज इस मंच से स्वामी रामदेव जी को प्रणाम करती हूँ कि उनके कारण, उनको देख-देख कर के जो मैंने प्राणायाम किया और उसके बाद जब मैं ठीक हुई, तो मैंने सोनोग्राफी की कि अब मैं ऑपरेशन करा सकती हूँ। मेरे हाथ भी की हड्डी भी जुड़ गई, पैर की हड्डी भी ठीक है। अब मैं 2 महीने हो गए, अब मैं एक बार उनको सोनोग्राफी रिपीट करती हूँ। तो जब मैंने सोनोग्राफी की, तो पता चला कि सारे जो फाइब्रॉइड थे, वो जैसे अंगूर की तरह और इस तरह के जितने किशमिश की तरह वो सब थे, वो बिल्कुल सिकुड़ गए और पूरी तरह से गायब हो गए। तो जिसने सोनोग्राफी की थी, उसने कहा कि, "ये मैं रख लेती हूँ, तुमने कैसे किया, क्या किया?" तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सुबह 5 बजे उठ के और आस्था चैनल में देख-देख के बिस्तर पे बैठे-बैठे, ड्राइंग रूम में तख़्त था, उसमें मैं बैठी रहती थी और उसको देख-देख के सिर्फ़ प्राणायाम कर पाती थी, क्योंकि हाथ और पैर तो टूटा हुआ था। तो उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो यानी योग की, आप सबको योग करते हुए देख के मुझे लगा कि आपको एक जीवंत उदाहरण मैं हूँ, तो आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि योग का महत्व देखिए, कि इतने सारे फाइब्रॉइड मेरे 2 महीने, करीब-करीब 3 महीने मैंने जो प्राणायाम किया और योग किया, केवल उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि सिर्फ़ प्राणायाम किया और मेरा फाइब्रॉइड गायब हो गया। मेरी हड्डी भी अच्छी तरह से जुड़ गई। हड्डी जुड़ने के लिए मैंने अपनी औषधियों का प्रयोग किया, जैसे जो है हड़जोड़ होता है, हड्डी के आकार की एक बेल होती है, उसको कुचल के और दूध के साथ पका के, मेरी जो सहेली थी, वो मेरे पास आके कुछ दिन रही थी, मुझे मदद करने के लिए, तो वो मुझे उबाल के देती थी, तो हड़जोड़ लिया और साथ में मैंने प्राणायाम किया और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इसलिए इस मंच से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि योग से क्या नहीं हो सकता। यानी इतने बड़े-बड़े मेरे फाइब्रॉइड ठीक हो गए, मेरी हड्डी अच्छी तरह जुड़ गई। तो यहाँ से मेरी तरफ से स्वामी जी को ज़रूर संदेश दीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा कि उनकी कृपा से बैठे-बैठे केवल प्राणायाम से मेरे फाइब्रॉइड ठीक हो गए, मेरी हड्डियाँ जुड़ गईं और तब से मैं निरंतर प्राणायाम कर रही हूँ। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने के पहले ही मैं अपने योग का अनुभव आपसे शेयर करना चाहती थी, तो वो मैंने आपको बताया। और जो मेरी बहनें मेरे बारे में जानना चाहती थी, तो वो भी मैंने बताया कि किस तरह से मैं ये गैस से पीड़ित हुई और किस तरह मैं चीनी गुरुओं ने मुझे ठीक किया और उसके बाद जो मुझे फाइब्रॉइड हुए, उसको स्वामी रामदेव जी ने मुझे ठीक किया। तो इसलिए मेरे चीनी गुरुओं को धन्यवाद सबसे सर्वप्रथम, अपने माता-पिता को धन्यवाद और स्वामी जी को धन्यवाद कह के, और मैं आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर कुसुम भरत, बहुत अब आप बहुत बढ़िया रश्मि मैडम, आपने जो आज अपने जीवन की हिस्ट्री, मैं तो जान रही थी, मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता था, परंतु कल की कुछ बहनों के द्वारा आग्रह करने पर आज आपने अपने जीवन की पूरी जो इतिहास बताया, उससे इतनी प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि हर एक के जीवन में, किसी का जीवन भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं निकलता, दुख और सुख ये तो लगे ही रहते हैं। तो भगवान, यदि ईश्वर की तरफ से हमारे को कुछ दुख भी मिलता है, तो ये समझे हम कि वो शायद किसी अच्छे के लिए है, कोई अच्छी हमको वो मिलने वाली है, सौगात मिलने वाली है, उसके कारण हमारे पास दुख आया है। कितने दिन हमको उसको झेलना है, वो हम उनको परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी याद करते हुए उस समय को हम निकाल दें हिम्मत के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ में, तो हम फिर बहुत रोशनी में आ जाते हैं, वो अंधेरा हमारा निकल जाता है और हमारा प्रभात का जो सूर्योदय है उसकी हमको दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका जीवन निकला और आपने फिर यहाँ उसके बाद इतने कष्ट भुगतने के बाद में जो अपने जीवन का जो सदुपयोग आपने किया है और कर रही हैं और इन सबको प्रेरणा दे रही हैं,
उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद सबका मिलेगा। और आप हमेशा आगे जितना जीवन, लंबे से लंबा जीवन आप जिए, स्वस्थ रहें और इस प्रकार से सबको प्रेरणा देती रहें। धन्यवाद। आप अपना उद्बोधन चालू करिए। कान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कान, छोटा सा कान शरीर का जो एक अंग है, परंतु वो कितना महत्वपूर्ण है वो आज आप बताएंगी। धन्यवाद। इसको यदि फुल स्क्रीन कर दें तो मैं इसको अच्छी तरह से दिखा पाऊंगी। जो मेरा ये है, ऐसे फुल स्क्रीन यदि कर दिया जाए। नहीं, आप ही है ना, आप वैसे रहने दीजिए, हम सब पिन करेंगे तो हमें आप फुल स्क्रीन पर दिखाई देंगे सब। अच्छी बात, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कान जो है वो हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब है और वो बिल्कुल एक गर्भस्थ शिशु की तरह दिखाई देता है। आप कल्पना करें कि ये जो कान है माँ के गर्भ में, अभी मेरे पास वो पूरे मॉडल नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे कि जैसे माँ के गर्भ में सिर का हिस्सा नीचे और पैर का हिस्सा ऊपर होता है, इस तरह से गर्भस्थ शिशु की तरह हमारे कान की रचना है। और यदि हम देखें तो जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड है, हमारा ब्रेन जो है उसमें सारे पॉइंट होते हैं और हमारा जो कान है, ये जैसे कंप्यूटर में का कीबोर्ड होता है, ठीक उसी तरह से हमारा कान जो है वो हमारे शरीर का पूरा प्रतिबिंब है। आप कल्पना करिए कि ये कंप्यूटर है और हमारा जो ब्रेन है उसका जो है सारा ओपनिंग जो है वो कान में है। तो जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, वैसे ही हमारा जो कान है वो हमारे शरीर का कीबोर्ड है। तो ये कान जो है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कान पूरा गर्भस्थ शिशु की तरह, इसे आप मानिए कि ये आपका सिर है और यहाँ से ये गर्दन शुरू होती है। ये हमारा ब्रेन है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये गर्दन का हिस्सा है, इससे ऊपर गए तो ये पीठ का हिस्सा है और इससे ऊपर गए तो ये हमारे कमर का L4 L5 है ना, लंबर वर्टिब्रा। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक, पीठ की जो 12 हड्डियां हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 हड्डी हो गई गर्दन की, सर्वाइकल। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई ये हमारी 12 थोरेसिक यानी पीठ की 12 हड्डियां। यहाँ से ये L4 L5, ये यहाँ से L1 L2 L3 L4 L5 यहाँ तक है। तो जो हमारा इसके आगे घुटना जो है वो यहाँ पर हमारा थाई है, फिर ये घुटना है और सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे पैर की उंगलियां हैं, टो है। इसके थोड़े पीछे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कोहनी का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर हाथ की हथेली है। एक बड़े उसमें दिखाती हूँ आपको। ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक? इसे आप देख पा रहे हैं? इसमें नीचे देखिए आंख बनी हुई है, सबसे नीचे आंख बनी है, उसके नीचे जीभ बनी है। फिर थोड़ा देखिए इधर, आपको यहाँ कंधा दिखाई देगा। ये पूरा हमारा कान इस तरह से दिखाई देता है। सारे अंग प्रत्यंग जो है वो हमारे कान में है। आप देख पा रहे हैं इसे? जी जी जी, देख रहा है। तो जो कान का जो गहरा हिस्सा है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है हमारा हृदय है, इसके आजू बाजू लंग्स हैं। इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं छोटे से कान में ही आपको एक बिंदी लगा के दिखा देती हूँ कि यहाँ आप विजुअली देख पाएंगे, ये हमारा हार्ट है। यहाँ यदि किसी को मान लो किसी को तकलीफ है दिल में, तो यदि यहाँ केवल एक माचिस की तीली से यदि हम कान के इस हिस्से को दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए इस वक्त आपके पास कोई ऐसा है जिसको भी सिर में दर्द हो रहा है। यदि सिर में दर्द है
और लगेगा कि सिर दर्द को कैसे ठीक किया जाए। तो कान का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये हमारे सिर का प्रतिबिंब है। तो इसको यदि जोर से दबाया जाए, इस पे प्रेशर दिया जाए, तो क्या होगा कि इससे जो दबाव डालने से यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें दबाव डाला तो उसे चीख निकल सकती है कि अरे अभी तो कान में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ में ही एक अनुभव हो रहा है कि हमारा सिर दर्द भी ठीक हो गया। तो ये बिंदु है, ये सिर दर्द के लिए। इस बिंदु को यदि आप दबाएंगे, यदि मान लो आँख में तकलीफ है तो यहाँ, और यदि सिर में दर्द हो रहा है तो ये मैंने बिंदी लगा दी है। इस बिंदु को यदि दबाव डालेंगे तो सिर दर्द फौरन आराम होगा। आपको यदि किसी का ऐसा हो रहा है, आप वहाँ दबा दीजिए, और साथ में हाथ का ये पॉइंट जो मैंने कल बताया था, इस बिंदु पर, यहाँ पर यदि आप दबाव डालेंगे तो तुरंत आपका सिर दर्द भी ठीक होगा। ये बिंदु, इस बिंदु पर यदि दबाव डालेंगे और साथ में कान का वो बिंदु दबाएंगे तो उसमें आपका ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, गर्दन में तकलीफ है, ये आपका, ये गर्दन का बिंदु है। ये सिर के ऊपर यहाँ से आए तो अपन यहाँ, ये गर्दन का पॉइंट आ गया। तो आज के समय में ज्यादातर आपके परिवार में जो बच्चे हैं, उनको 2 साल तक के लॉकडाउन में मोबाइल पे, कंप्यूटर पे पढ़ाई करनी पड़ी, तो लगातार बच्चे झुक के पढ़ रहे थे। और इसी समय जो बच्चे मल्टीनेशनल में हैं और जिसमें भी काम कर रहे हैं, वो सब लैपटॉप पे काम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उनके सबके सबको गर्दन में तकलीफ हो रही थी। तो इस समय यदि इस बिंदु पर कुछ नहीं, आप एक राई का दाना एडेसिव से चिपका दें तो भी आपको उसमें तुरंत आराम मिलेगा। तो जैसे यहाँ लगाया है, वैसे इसके पीछे भी यहाँ लगा दे। यहाँ लगा है, इसके ठीक पीछे यहाँ पे भी लगा दे। तो आगे और पीछे लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि प्रेशर अच्छी तरह। इसके बाद ज्यादातर महिलाएं घर पर जब काम करती हैं तो मारबवन जी म्यूट करें। जब भी आप घर पे काम कर रही हैं बहनें, या जो हमारे किसान भाई हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ जैसे भारी कुछ उठाना होता है, आसपास यदि कोई है तो सहयोग मिल गया तो उठा लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई यदि बोरा उठाना, 1 क्विंटल का वजन है, बोरा उठाना है, कोई साथ में नहीं मिला तो उठा करके पीठ में यूं रख लिया। तो पता चला कि हमारे शरीर में जो है, यहाँ पर इतनी जगह पर यहाँ पे हमारे रिब्स हैं, इतनी जगह यहाँ पसलियों ने इसको संभाल रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीढ़ की हड्डी को ये बड़ी हड्डी जो कमर की, इसने संभाल रखा है। और ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पे, यहाँ तक पसलियों ने संभाल रखा है। और जो बीच का इतना हिस्सा है कमर का, ये करीब इतना हिस्सा, ये यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा है, कमर की हड्डी जो है वो, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। इधर पसली ने रीढ़ की हड्डी को पकड़ा है और इधर जो कमर की हड्डी है, इसने इसको पकड़ रहा है, लेकिन इस जगह पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये L4 L5 जो है, यहाँ पर जो डिस्क होती है वो बल्जिंग हो जाती है, यानी फिसल जाती है। उसके कारण क्या होता है, कमर में दर्द उठता है। और वो दर्द कहाँ से उठता है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक नीचे ऐसे आता है, जिसको आम भाषा में साइटिका कहते हैं। तो साइटिका का दर्द यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ होता है, उसके बाद में फिर यहाँ से नीचे यूं आता है। अब इसके लिए आप जाएंगे तो सीधे सर्जरी कहा जाएगा कि भाई अब तो लंबर वर्टिब्रा में तुम्हारा डिस्क प्रोलैप्स है, अब तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। तब आपको क्या करना है कि
कान के अब सर्जरी यदि बहुत ज़्यादा उसमें गैप आ गया है तो निश्चय बाद में फिर देखा जाएगा, लेकिन आप तुरंत के लिए ये कमर का ये बिंदु है। देख पा रहे हैं आप? ये कमर का ये जो L4, L5 एरिया है, यानी ये हमारे शरीर में कमर की हड्डी का प्रतिबिंब है। तो इस जगह यदि हम दबाव डालते हैं, तो दबाव डालने का सबसे आसान तरीका है, एक माचिस की तीली ले लीजिए और उससे आप कान को दबाइए, या एक बॉल पेन ले लीजिए, उससे दबा सकते हैं। और सबसे आसान है कि एक राई का दाना, एक आप इसमें जो बैंडेड होता है ना, या पर डॉक्टर्स टेप होता है, उसके उसके द्वारा उसमें एक दाना चिपकाया और छोटा-सा, जितनी बड़ी ये टिकली है, इतना ही बड़ा एक बैंडेड काट के और उसमें एक दाना लगा के और आप उसे वहाँ चिपका के और आप उस पॉइंट पे दबा के आप दर्द में राहत दिला सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वो एक कैसा होगा दाना, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए, बाज़ार में इस तरह से टेप मिलते हैं। ये जो आपका ये होता है ना बैंडेड, बैंडेड जैसा टेप मिलता है, उसमें हमने क्या किया, ऐसे दाने लगा दिए, राई के दाने। अब इस एक दाने को हम कान में इस तरह से चिपका देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ और जो सुइयाँ लगाती हूँ उसमें झुक के मुझे काम करना पड़ता है, तो क्या होता है, मेरी गर्दन में तकलीफ़ होती है। तो ये जो छोटा-सा ये दिखाया मैंने आपको, ये एक दाना है, राई का दाना है। ये दाना आपको दिखा? राई का दाना है। और ये क्या है? ये देखिए, ये टेप है। ये टेप है, इस पे एक ये दाना चिपका दिया। दिखा आपको? तो जी इसको क्या करूँगी, इससे मैं, जैसे मुझे गर्दन में तकलीफ़ है, तो कान के इस हिस्से में मैंने इसे चिपका दिया। ये आपको दिखाई दिया यहाँ पे? इस तरह से मैंने इसे लगा दिया। तो आपके घर में कोई-सा भी जो बैंडेड होता है ना, उसको छोटा-सा काट लिया और उसको ऐसा चिपका लिया, तो आपके गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है, ख़ासकर मैं बहनों को बताना चाहती हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि जैसे माहवारी में गड़बड़ हो जाती है। कैसे, कभी यदि पीरियड डिले हो गया, जैसे मैंने बताया कि कोई पूजा थी और दर्शन करना था तो मैंने गोली खा ली, तो पीरियड आगे बढ़ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश यदि खून की कमी है तो भी पीरियड डिले हो जाता है। कुछ देर, यानी 7 दिन ऊपर चढ़ गए, तो डर लगता है कि अब पता नहीं कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। विवाहित महिलाओं को ज़्यादातर यही लगता है कि अरे अब तो पता नहीं, 3 बच्चे पहले से हैं, 2 बच्चे हैं, अब यदि तीसरा आ गया तो क्या होगा? तो मन में एक भय रहता है। तो उसके लिए जाँचें कराना, ये कराना, उसके बजाय आप यदि सिर्फ़ एक बिंदु है, ये कान का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये पूरा कान है, कान का ये हिस्सा, इसका नाम है एंडोक्राइन, ये बिंदु। इस बिंदु पर ये आप करीब से देखेंगे तो ये हमारा ईयर लोब है, यहाँ हमारी आँख का पॉइंट है और यहाँ पर हमारा ये सिर है और यहाँ यानी ब्रेन का है ये पॉइंट, और ये बिंदु जो है, इसका यहाँ पर एंडोक्राइन का पॉइंट है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड और सब सारे इसका पॉइंट ये है।
तो इस बिंदु पर क्या किया जाएगा कि एक दाना चिपका दीजिए आप यहाँ पे। ये आपको दिखाई दिया ये? जी थोड़ा नीचे करिए। ये बिंदु है, ये यहाँ पे मैंने एक दाना चिपका दिया। ये आप दिखाई दिया आपको? एक मैंने बिंदी लगा दी है। जी हाँ दिखाई दे रहा है। ये बिंदी, ये एंडोक्राइन का पॉइंट है। इसकी भी मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि जब मैं भोपाल आई तो मेरी पोस्टिंग हुई यूनानी शफा खाना, यानी पुराने भोपाल में पंडित उद्धव दास मेहता की स्मृति में एक अस्पताल है जहाँ पे पहले सिर्फ यूनानी चिकित्सक थे। अब वहाँ पर 4 आयुर्वेद के चिकित्सक और 6 यूनानी चिकित्सक वहाँ पर पोस्टेड थे। तो जब मैं लौट कर आई तो जो मेरी पोस्टिंग थी विधानसभा एमएलए रेस्ट हाउस में, तो 3 साल तक तो मेरी पोस्ट खाली नहीं रहती, तो मुझे अब मेरी जगह कोई और आ गया, तो मुझे वहाँ भेज दिया गया यूनानी शफ़ाखाने। तो मैं जब वहाँ गई, तो पता चला कि बहुत सारी महिलाएँ जो हैं, वो आने लगी और बोली वो चीन की डॉक्टर आई, वो कान से बताती है। तो वो एक छोटी-सी मशीन है मेरे पास, तो उस मशीन से मैं ऐसे चेक करती हूँ, टू, टू, टू बोलती है और पता चल जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। आप कहेंगी तो मैं वो मशीन का भी डेमो दे दूँगी बाद में। तो वो जो है मैंने वहाँ पर जब मेरी पोस्टिंग हुई तो बहुत सारी महिलाएँ आया करती थी, मैं उनको ये करती थी। तो एक महिला को करीब 4 महीने से पीरियड नहीं आए थे और मुस्लिम महिला जो थी उसके पहले से 10 बच्चे थे। अब वो 11वीं बार उसका 4 महीने चढ़ गया। उनके धर्म के हिसाब से बच्चे को गिराना यानी पाप है, तो वो उस बच्चे को गिरा नहीं सकती थी और उनको डर ये था कि यदि ये बच्चा हुआ, तो मैं तो इतनी एनीमिक हूँ, खून की इतनी कमी है, पहले से 10 बच्चे हैं, 11वां बच्चा आ गया तो मैं क्या करूँगी? तो वो महिला बहुत घबराई हुई सी मेरे पास आई कि आप कुछ उपाय कर दीजिए, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि बच्चा गिराऊँ और किसी को पता चले, आप कुछ ऐसा करिए। तो मैंने ये बिंदु जो आपको मैंने दिखाया, ये यहाँ पर कान के इस हिस्से में, यहाँ मैंने उनको एक राई का दाना लगाया, यहाँ पे एक ब्रेन का पॉइंट लगाया और इस जगह एक चिंता के लिए टेंशन का एक पॉइंट होता है, वो लगाया। ऐसे 3 बिंदु मैंने उसको लगा दिए। मैंने कहा कि उसको तुम ऐसे-ऐसे ये पॉइंट जो लगाया मैंने इस तरह से, ये जैसे ये लगाया हुआ है, इसको ऐसे 300 बार तुम इस बिंदु को दबाना। अब पता चला जैसे उसने वो 2 दिन तक इसको दबाया और तीसरे दिन उसको महीना आ गया। अब वो आके बोलती है कि अरे डॉक्टरनी बाई तुमने कान से तो मेरा बच्चा गिरा दिया। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कान से कोई बच्चा गिरता है क्या? तुम्हारा महीना ऐसे ही रुक गया था क्योंकि तुम इतनी एनीमिक हो, शरीर में इतनी खून की कमी है, 10 बच्चे पैदा करके तुम इतनी कमज़ोर हो गई थी, तो इसलिए तुम्हारा 4 महीने से महीना नहीं आया खून की कमी के कारण। कान से कोई बच्चा थोड़ी गिरता है, वो तो ऐसा हुआ कि इससे तुम्हारा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जो तुम्हारे इसमें जो वो है एंडोक्राइन का पॉइंट वो तुमने दबाया, गर्भ और यह मैंने यूट्रस का पॉइंट भी लगाया था, तो वो दबाने से तुमको महीना आ गया। तो बोली नहीं डॉक्टरनी भाई, मैंने तो देखा 4 महीने मेरे कभी नहीं ठहरे थे, ये तो तुमने कान से बच्चा गिरा दिया। अब मुझे बड़ी हँसी भी आई पर उस अब ठीक है, आ गया महीना, खुश हो ना? बोले हाँ खुश है। अब ये बात उसने जमीला को और रुबीना को और जाने कितनी अपनी सकीना को सबको बता दिया। अब उस ज़माने में 97 में जो है कोई मोबाइल नहीं होता था, हमारे घरों में लैंडलाइन हुआ करते थे। तो लैंडलाइन का नंबर मैंने उससे दे रखा था कि तुमको यदि कुछ हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, पर दिन में ही करना। रात को 12 बजे फ़ोन की घंटी टनटनाई। अब वो मेरे पिताजी के सिरहाने रखा था फ़ोन, तो वो किसी महिला ने कहा कि वो डॉक्टरनी बाई से बात करा दीजिए। तो मेरे पिता ने कहा कि भई 12 बजे हैं, सुबह बात करना है। नहीं, बहुत ज़रूरी बात है, आप मुझसे बात करा दीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि क्या तुम लैंडलाइन नंबर दे देती, मेरे सिरहाने रखा, नींद खराब कर दी। फिर भी मैंने फ़ोन पे बात की, तो उसने कहा कि ये आप मेरे इससे बात कर लीजिए। मैंने किससे? बोले ये इससे बात कर लो। उसने कहा कि देखिए आपने जो है वो
उसका फरीदा का, जो फरीदा नाम था मेरे ख्याल से उसका, कि उसका जो है तुमने 4 महीने का बच्चा कान से गिरा दिया, तो तुम ना मेरा भी बच्चा गिरा दो। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारी रिपोर्ट में आया है कि पेट में बच्चा? बोले हाँ मैंने यूरिन टेस्ट किया है और यूरिन टेस्ट में वो पॉजिटिव आया है, तो मतलब कि पेट में बच्चा है और मेरा 4था महीना चल रहा है। तो 4 महीने से नहीं आया था महीना, अभी मैंने टेस्ट लगाया तो पॉजिटिव है, बच्चा है। तो कहने लगी कि आप मेरा कान से बच्चा गिरा दो। तो मैंने कहा जब तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वो तो नहीं हो सकता, जब तुमने फरीदा का किया तो मेरा क्यों नहीं कर सकती? अब उसके हाथ से लड़के ने मोबाइल फोन ले लिया, बोलते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए? 5,000 चाहिए? मैंने कहा नहीं भाई नहीं होगा ऐसा। बोले अच्छा 10,000 ले लो पर कर दो। तो फिर लड़की बोलती है कि देखो अभी हमारी निकाह नहीं हुआ है और ऐसा हो गया है, तो आप कर दो। मैंने उसे इतना समझाया ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पर वो माने ही नहीं। तो भाई यदि प्रेगनेंसी है तो अच्छा नहीं गिरेगा। वो तो उस लेडी का एनीमिक थी, इसलिए उसका जो है वो हो गया ऐसा। तो खून की कमी थी इसलिए उसका महीना आ गया। अब वो बच्चा थोड़ी गिरा था, उसके पेट में बच्चा नहीं था, उसको तो केवल जो है खून की कमी थी, इसलिए वो ऐसा हो गया। अब मेरी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि जितनी भी महिलाओं को महीना टल जाए, 2 महीने 3 महीने, सब सीधे आ जाए, बोले कि डॉक्टर ने भाई हमारा बच्चा गिरा दो। तो मैं आपको ये ईयर की ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरी आप बीती है, मेरे पास इस तरह महिलाएं आती हैं। तो आप सब बहनें जितनी सुन रही हैं, यदि आप में से किसी को आपकी किसी बहन को, जैसे अब मान लो वो दूध पिला रही है तो उसको पता ही नहीं चलता कि लैक्टेशन पीरियड में कई बार बच्चा ठहर जाता है। माँ को लगता है कि अभी तो मैं दूध पिला रही हूँ, अभी बच्चा नहीं ठहरेगा। पर यदि उसको इतने दिनों के बाद में, साल भर के बाद तो आ जाना चाहिए, पीरियड आ जाता है, किसी को 4 महीने बाद आता है, किसी को 6 महीने बाद आता है। तो आप बहनें क्या कर सकती हो कि इस पॉइंट पे एक दाना लगाकर और एक इस पॉइंट पे दाना लगा के, यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ लगा के इसको 300 बार गिनती गिर के 300 बार ऐसे दबाव डालो। इस बिंदु को 300 बार दबाओगी और दिन में 3 बार इस तरह से यदि वो दबाएंगे तो क्या हुआ कि हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और यदि उसके खून की कमी से या किसी कारण से, उसको थायराइड के कारण भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो उसको माहवारी आ जाएगी और उससे फिर उसको जो है यदि प्रेगनेंसी है तब तो नहीं आएगी, यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसको अगले दिन ही उसको पीरियड आ सकता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक बच्ची आई और उसने कहा कि डॉक्टर आंटी मेरे 3 महीने से पीरियड नहीं आए। मैंने कहा तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को बस ऐसी मैं बहुत मोटी हो गई है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं है, तो आप ऐसे कर दीजिए ना कुछ। तो मैंने उसे किया और वो मेरे अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी 4 इमली में रहती थी वो बच्ची। तो वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाई और उसको पीरियड आ गया वो पॉइंट दबाते ही। तो इस तरह से मैं अपनी बहनों के लिए बहुत सीक्रेट पॉइंट आपसे शेयर कर दी मैंने, और इस पॉइंट को मेरी बहनें जो हैं जरूर इस्तेमाल करें। और उससे उनको यदि कभी पीरियड डिले है तो उसको, यदि किसी को ठीक नहीं आ रहा हो ना, मासिक धर्म ठीक नहीं है, तो आप जैसे आपको पहला महीना आ गया, मान लो 1 तारीख को आ गया, तो आप महीने की 20 तारीख से ये पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए, आने के 10 दिन पहले से। तो अब जो अगले महीने जो पीरियड आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो मासिक धर्म को ठीक करने के लिए इस बिंदु पर यदि दबाव डालेंगे, कुछ नहीं तो हाथ से ही ऐसे दबा लो, बहुत दबाव। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक राई का दाना वहां स्टक कर देंगे, चिपका देंगे और उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो पीरियड ठीक हो जाएगा। दूसरा, कल एक बहन का वो था कि मेरे बच्चे का ध्यान नहीं लगता है पढ़ने में और बिल्कुल उसको मन नहीं लगता है, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए ये जो हमारा ट्रायंगल होता है कान में, ये वाला जो ट्रायंगल है कान का, ये वाला हिस्सा, इसमें इस जगह एक बिंदु है जिसका चीनी में नाम है शनमन। शन मतलब स्पिरिट, आत्मा, मन यानी दरवाजा, गेट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का द्वार कहें।
तो ये बिंदु ऐसा है कि इससे जितना भी टेंशन हो, एंग्जायटी हो, किसी तरह का तनाव हो, मानसिक तनाव हो, वो बिल्कुल दूर हो जाता है, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस बिंदु पर आप यदि दबाव डालें, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि इस तरह का जो टेप है, ये ऐसा टेप बाज़ार में उपलब्ध है और ये ऐसा मिलता है। आप लोग को मैं उसका नंबर भी दे दूँगी। कुछ नहीं तो आप तो एक तो एडहेसिव लिया ना, बैंडेड होता है जो घर पे अपन गाँव में लगा देते हैं, तो उसको छोटा-सा टुकड़ा काटा या डॉक्टर्स टेप मिलता है उसका छोटा-सा टुकड़ा काटा और थोड़ी-सी राई का एक दाना लगा दिया और यहाँ चिपका दिया। तो इस बिंदु को ऐसे चिपका दिया आपने यहाँ पे, ये। तो उससे क्या होगा कि इसके टेंशन, एंग्जायटी और जैसे अनिद्रा, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसा कि इसका नाम है शन मन। शन यानी स्पिरिट, आत्मा, मन यानी द्वार। आत्मा के द्वार खोलने वाला, मन को प्रसन्नित करने वाला, प्रसन्न चित्त करने वाला ये बिंदु है। इसे यदि हम ऐसे ही कान दबाएं तो भी फायदा होगा, और यदि पर्टिकुलरली खास करके बच्चे का मन नहीं लग रहा है, आपको कोई बेचैनी है, आपको किसी तरह का तनाव है, तो इस बिंदु को दबाइए। 300 बार दबाएँगे तो सही होगा। 300 बार गिनती ना गिन सकें, तो यदि कोई आप माला फेर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो माला में 108 मोती होते हैं। 3 बार आप जप कर लीजिए, तो यानी हर मोती के साथ 1 बार कान दबाइए, फिर अगला मोती दबाइए, इस तरह से। तो आप 303 माला फेर लीजिए और पॉइंट को दबाते रहिए इस तरह। तो ईश्वर की आराधना भी हो जाएगी और आपका इलाज भी हो जाएगा, तो उससे टेंशन दूर हो जाएगा। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट इस आज की स्थिति में, जैसे आज एकदम बारिश हो रही है, कल परसों तक इतनी तेज धूप थी और कल से एकदम बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी हो रही है। अभी बहन बता रही थी कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब मौसम इस तरह बदलता है, ऋतु संधि होती है, एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु आती है, इसको हम ऋतु संधि कहते हैं। तो संधि काल में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत वातावरण में परिवर्तन होता है, तो हमारे शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऋतु परिवर्तन में क्या होता है, बहुत से लोगों को छींक आने लगती, जुकाम हो जाता है। उस समय क्या करिएगा कि अपेक्स ऑफ द ईयर, ये कान का ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर अंदर की तरफ, यहाँ पे कान में, ये यहाँ पर सबसे ऊपर टिप ऑफ द ईयर, ये अंदर की तरफ, यहाँ पे कान के अंदर, इस बिंदु पे, यहाँ पे एक बिंदु है, ये एलर्जी के लिए है। यदि आपने इस बिंदु को इस तरह से दबाया, कान खींचा, जोर से इस तरह खींचे, पर वो दबाव नहीं बन पाता ना। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जो आवश्यक है उतना दबाव वहां पे ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो क्या करिएगा, वहां पे भी इस तरह से एक दाना स्टक कर दीजिएगा, या कुछ नहीं तो कान को इस तरह दबाइए। तो ये क्या होगा कि ये एलर्जी का पॉइंट है, सर्दी जुकाम, इसके लिए ये एलर्जी का पॉइंट है। और इसके साथ में आप शरीर में कान में इसके साथ साथ आप इस पे भी अपने नाक के दोनों तरफ, यहाँ इस बिंदु पे, यहाँ पे ऐसे दबाव डालिए सर्दी के लिए। तो यदि नाक बंद है तो यहाँ यूं दबाव डालिए, तो सर्दी ठीक हो जाएगी। और हाथ का ये जो पॉइंट बताया था, इसको ऐसे दबाएंगे तो नाक खुल जाएगी, और यहाँ एलर्जी का ये बिंदु। तो बहुत आसान सा इलाज बता दिया आपको एलर्जी का। तो एलर्जी के लिए आप कान का ये बिंदु दबाएंगे और हाथ का ये बिंदु दबाएंगे, नाक का ये बिंदु दबाएंगे, तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। और यदि इससे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी तो जब कोरोना के लिए जो बनाया था ना श्वासारी, और स्वामी जी ने इसके लिए बहुत सारी वो अणु तेल बनाया था, और उसके लिए जो काढ़ा बनाया था, तो ये जो ऋतु परिवर्तन में भी वो काम आएगा, वो काढ़ा ना। उसमें तुलसी, और उसमें तुलसी है, गिलोय है, उसका काढ़ा। तो साधारण आप तुलसी, गिलोय, इसको भी काढ़ा बना के पी सकते हैं, सर्दी के लिए बहुत उत्तम होगा। और मैंने कमर दर्द के लिए बता दिया आपको, और एलर्जी का बता दिया।
महिलाओं के लिए बता दिया, और पुरुषों के लिए मैंने बताया कि जो उनको कमर में यदि दर्द है तो कैसे करेंगे। तो वो पॉइंट जो मैंने बताया आपको कमर दर्द का, तो ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों के साथ ये होता है कि अनजाने में ही या काम ऐसा होता ही है, किसान खेती किसानी में भारी चीज उठाना ही पड़ता है। तो ये बिंदु जो है कमर वाला, इस बिंदु पर भी इसी तरह से आप दबाव डालेंगे तो कमर दर्द में बहुत फायदा होता है। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो दोबारा बोलना डॉक्टर, दोबारा बोलना ये जो कमर दर्द का। कमर दर्द का देखिए भाई साहब, ये बिंदु जो है ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस बिंदु पर यदि दबाव डालेंगे आप शॉट लिया जाए। जी, इसके साथ एक बिंदु और है कमर दर्द का। मैम इसको दोनों कानों की तरफ दबाना है, एक कान की तरफ दबाना है? ये कान जो हमारा तराजू की तरह होता है, दोनों तरफ दबाएंगे और अच्छा, नहीं तो यदि दाने लगाना है तो यदि बहुत सारे लगा दिए तो कान पकसा जाएगा ना। ये 2 बिंदु हैं, ये आपको ऐसे लगा लेंगे, एक कान में लगा लीजिए, फिर 3-4 दिन ये टिका रहेगा। 3-4 दिन के बाद में फिर आप ऐसा करेंगे कि उसको निकाल के दूसरे कान में लगा दीजिए। तो जब कई दिन तक ये रहेगा तो इससे थोड़ा-सा वो गीला हो जाता है ना, पानी से बचाए तो रह जाएगा, और नहीं तो फिर उसको दूसरे कान में लगा लिए। तो हमारा कान जो है वो एक तरह से बिल्कुल तराजू की तरह है, पूरा इन्हें बैलेंस करता है। जैसे तराजू होता है ना, बिल्कुल तराजू की तरह है। ये देख पा रहे हैं आप? जैसे तराजू है, यिन और यांग। तो हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल उसके दोनों, एक तरफ लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, तो दोनों बैलेंस होते हैं। एक राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, एक लेफ्ट ब्रेन को। तो यिन और यांग, इस तरह तराजू की तरह हमारा कान जो है वो दोनों तरफ से इसको बैलेंस करता है। तो दोनों कान दबा लिया तो बहुत अच्छा है। और जब पॉइंट लगाना तो पहले एक कान में लगा लिया, 2 दिन के बाद में फिर इसमें लगा लिया, और इस तरह से दबाते रहे। और जब सुबह उठे आप तो इसको दर्द हो चाहे ना दो, ऐसे पूरे कान को इस तरह से ऐसे ऐसे दबाते रहिए और यहाँ यूं खींचिए। इसके बाद में फिर जब आपको इतना सुबह उठते साथ ये किया, फिर ऐसे दोनों हाथ रख के इसको जोर से ऐसे 30 टाइम्स इसको ऐसे प्रेस करना है, फिर एंटी क्लॉक प्रेस करना है। तो एक तरह से आपने अपने पूरे शरीर की मसाज कर ली, यानी पूरे शरीर में जितने पॉइंट हैं उनकी आपने एक तरह से मालिश कर ली। तो आपका सारे पॉइंट जो शरीर में अपन तेल लगाएं, मालिश करें, उससे तो वो टाइम लगता है ना। तो कभी कभी तो सर्दियों में हो जाता है कि हम तेल लगा करके धूप में बैठ गए, पर प्रतिदिन हमारे पास इतना समय नहीं था। सुबह उठे सीधे ही खेतों में जाना है, किसी को नौकरी में जाना है, कोई कॉलेज जा रहा है, गृहिणी जो है वो रसोई में लग जाती हैं, तो कहाँ इतना टाइम है कि शरीर में तेल मालिश करें। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने इसको कान को ही दबा लें। हाँ जी, दीपिका जी, जी दीपक भाई, आपको कुछ पूछना था, बताएं। आपने हाथ रेज किया है, दीपक साबले जी, पूछ सकते हैं आप, दीपक सावले जी। जी रश्मि दीदी हाँ जी, जी, एक बार ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो कान पर आंखों के भी तो हो जाएंगे ना पॉइंट्स कहीं पर। हाँ हाँ, तो आंखों का पॉइंट तो बहुत आसान आंखों है। से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर ये आंखें होता है, कभी कभी जलन हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, आंखें में दिखाई नहीं देते किसी के, तो ये बहुत समस्या आ रही है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आंखों का, थोड़ा सा इसमें बताइए। जी जी, ये आंखों का बिंदु है। हम अपने कान के इस हिस्से को 9 में डिवाइड कर लें। इसको इस तरह से एक लकीर खींचे, 3 लकीर खींचे, फिर इधर से 2 आड़ी लकीर खींचे, तो ये 9 भाग में विभाजित हो गया। तो जो बिल्कुल मध्य का बिंदु है ये आंख का बिंदु है। जहां हम बाली पहनते हैं ना, ये आंखों का ही बिंदु है।
तो जी, जो जी। आप महिलाएं जो कान में बाली पहनती हैं, उनका अपने आप ही ये आंख का पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है। और पहले तो पुरुषों को भी इस तरह से कान में बाली पहनाई जाती थी, कान में छेद किया जाता था। जो हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें एक संस्कार कर्ण छेदन का होता था। तो ये हमारे कान में बाली पहनाई जाती थी। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे, इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण छेदन का होता था। तो अब मेरे ख्याल से बहन जी आप समझ गई होंगी कि हम क्यों बाली पहनते हैं और हमारे भाई लोगों के कान में भी छेद क्यों होता है। ये अच्छी तरह से आप समझ गई होंगी। और आजकल फैशन में भी लड़के कान छिदवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनकी भी आंखों की रोशनी तेज होगी। जी, जी, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी अवयव इन पर आपने बहुत अच्छे से बता दिया। और कुसुम बहन जी। नमस्कार डॉक्टर रश्मि जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर नमस्कार। डी शर्मा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, इधर से सोलन शिमला जी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये आपने जो आज बताया है, जी। जो ये महिलाओं को ये पीरियड्स का सिलसिला है, वो हुँ। एक कितना हिंदू धर्म में हमें क्या इसमें कोई आडंबर है? क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हिमाचल में या पहाड़ों में जो है 3-4 दिन तक वो बड़े किनारे में रखते हैं लोगों को, उसको किचन में नहीं आने देते और इतना मंदिरों में नहीं जाने देते और इतना भयभीत होती है खुद ही स्वयं महिलाएं के मेरे अगर किसी को छू गई या मुझे किसी के अन्न में छू गए, तो ये कब तक ये आडंबर चलेगा और कब हम आगे बढ़ेंगे? आपने समाज के लिए बहुत काम किया है, क्या ऐसी महिलाओं को आप शिक्षित कर सकती है जो इन आडंबरों को छोड़ के, अब ये तो भगवान की दी हुई वो है, शरीर को दिया हुआ वो है कुछ महिलाओं के लिए, तो ये कहाँ तक हम इस समाज को समझाएं कि ये चीजें जो है तो नेचुरल है और इसको हम दूसरे तरीके से ना देखें? पुराना जमाना था, कोई ऐसा था जब लोगों के पास साधन नहीं होते थे, तो ये बहुत बड़ा आडंबर है। मैं तो घर में भी इतनी लड़ाई चलती है, मैं समझाता हूँ कि देखिए ये तो जिन्होंने साइंस पढ़ी है यहाँ है, तो ये बहुत ज्यादा आडंबर, खास करके जो हमारे पुजारी है कुछ है, उनको उनके लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया शर्मा जी आपने। और मैं खुद एक राजगुरु परिवार से हूँ। मेरे पीछे जो हैं बस्तर महाराजा के राजगुरु थे। तो बचपन में वाह। तो ऐसा होता था कि हमें कमरे में बंद कर दिया जाता था और वहीं पे खाना मिलता, वहीं पे सो जाओ, बाहर नहीं निकलो, जो भी है वहीं खाना मिल जाएगा और वहीं आप रहो, 4 दिन तक के बाहर नहीं आना है। इस तरह मेरी चाचियों को, इनको सबको मैं देखती थी। फिर जब हम बड़े हुए तो भी हमारी दादी जो कहती थी छूना नहीं कौवा छू लिया है, तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। इसके बाद में फिर जब मैं बड़ी हुई, मैं डॉक्टर बनी और फिर हम बाहर चले आए, जगदलपुर छोड़ के, जगदलपुर के हम रहने वाले हैं, पढ़ने लिखने बाहर चले गए, रायपुर आ गए, वहां से फिर भोपाल आ गए। इस तरह से पिता की नौकरी जहां जहां रही वहां हम जाते गए। तो फिर हमको काफी एक्सपोजर मिला, हमने और देखा। और जब हमने ये पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, तो हमें समझ में आया और हमारी टीचर ने हमें बताया कि देखिए भगवान को भी तो माता पार्वती को भी और सभी जितनी हमारी देवियां हैं उनको भी, वो भी तो रजस्वला हुई होंगी। तो इसमें ये जो है ये तो एक प्राकृतिक वो है, मतलब एक क्रिया है प्रकृति की कि हर महीने जो है उस स्त्री के गर्भ एक बीज बनता है। और यदि वो बीज 12 से लेकर 18 दिन के बीच में बनता है, यदि उस समय पुरुष के साथ, पति के साथ संयोग हो गया तो गर्भ धारण हो जाता है। और यदि गर्भ धारण नहीं हुआ तो उसके बाद में वो रजस्राव के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्राकृतिक, और फिर जो अंदर की एंडोक्राइन जो लेयर है वो निकल जाती है। तो इस तरह से कोई उसमें वो नहीं है। पर हम महिलाओं को आराम क्यों देते हैं? जिस तरह डिलीवरी होती है और उस समय इतना रक्तस्राव होता है, तो कम से कम 1 महीने उसको आराम दिया जाता है। वैसे ही
जो मासिक धर्म आता है उसके बाद में उसको कम से कम 4 दिन रेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए ये परंपरा बनी थी कि 4 दिन वो आराम करे, घर का कोई काम ना करे। इसके लिए ही ये नियम बनाया गया था कि वो 4 दिन रजस्वला है, तो उस समय उसके शरीर से इतना रक्तस्राव हो रहा है और उसे कमजोरी आ रही है, तो उसको इस समय रेस्ट दिया जाए। तो उसके पीछे ये कारण था। लेकिन अब उसको छुआछूत से जोड़ करके इस तरह से ये बना दिया गया कि नहीं, उसमें उसको दूर रहना चाहिए। ये बात नहीं है, छुआछूत की नहीं है। इसमें इसको उचित उसको विश्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कानून नियम बनाए गए। तो अब जैसे-जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हम साइंस पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी यानी हमारे शरीर की क्रिया शारीर के बारे में हम जान गए हैं, तो हमें उस समय महिला को थोड़ा-सा आराम देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे कोई घर का काम ना करे और उसको ना छुएँ, उससे मंदिरों से दूर रहें, ये सब उचित नहीं है। जब मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम गई थी और जब मुझे वहाँ पर उस समय मुझे पीरियड आ गया, मुझे पता नहीं था। तो जब केदारनाथ, नाथ धाम पहुँचे उस समय ऐसा हुआ, तो साथ में जो बहुत बड़े विद्वान थे, जो उनको मैंने बताया कि मैं इतनी दूर से आई हूँ और अब मुझे दर्शन भी नहीं हो पाएँगे और मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, क्या माता को, देवी माँ को नहीं आता होगा क्या, वो रजस्वला नहीं हुई होंगी क्या? तो स्त्री का एक वो है गुण है, वो है कि इससे पता चलता है कि वो गर्भ धारण के योग्य है। तो तुमको ज़रूर करना चाहिए। बहुत मेरे मन में शंका थी कि नहीं मैं कैसे करूँ, ना करूँ। तो मैं बाहर से मंदिर से मैंने दूर से दर्शन किए, मैं गई, इतनी दूर गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो करना है। तो ये बंधन जो है ना इनको अब हटाना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को इसमें जागृति लाना ज़रूरी है। और इस बात के लिए मैं एक बहनों को ये ज़रूर सलाह दूँगी कि उस दौरान वो नहाए नहीं। ये कहा जाता है कि यदि महीना आया चलो आज सिर धो और काम पे लगो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय जो उसको रक्त प्रवाह हो रहा है, यदि वो तुरंत नहा लेगी तो उसके शरीर में क्या होगा, गर्भाशय और संकुचित हो जाएगा और उसको एकदम से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो शरीर को वार्म रखना है, गर्म रखना है। तो उस समय उसको जब तक कि उसको रक्तस्राव हो रहा है, रजस्वला है, तब तक उसे नहाना नहीं चाहिए और सिर तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी ये था कि नानी कहती थी कि पहले सिर धो लो तब फिर रसोई में आना, रसोई में तो बिल्कुल नहीं आना, बाहर रहो, कि बाहर का चावल बीनना है, चुनना है, ऐसा सब काम कर सकते हो, रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नानी के रहते तक के ये सब चला, नानी दादी, पर उनके जाने के बाद में हमारे पिता ने बिल्कुल कहा कि नहीं ये सब, वो साइंसदान थे, उन्हें कहा नहीं ये बिल्कुल नहीं चलेगा, सब काम करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। ये नहीं है कि 4 दिन तक स्कूल ही नहीं जाओगी, ऐसी बात नहीं है, स्कूल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे-धीरे समाज में ये बात होने लगी। अब जैसे लड़कियां हैं, वो इस रजस्वला है तो क्या स्कूल नहीं जाएंगी? क्या जो नौकरी कर रही हैं क्या वो ऑफिस नहीं जाएंगी? तो सारे काम हो रहे हैं, फिर ये किचन में ही जाने का बंधन क्यों है? तो उसका कारण ये है कि जैसे अचार रखा है, अचार पे छाया नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाँ, वो ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो खराब हो जाती हैं, तो उनको हम नहीं छूते हैं, ये बात ठीक है। हम पूजा नहीं करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो सामान्य क्रियाएँ हैं, पढ़ना-लिखना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, घर का काम करना है, इसे वर्जित नहीं करना चाहिए मेरी समझ से। और रजस्वला को थोड़ा-सा आराम ज़रूर मिलना चाहिए। मैं ये आप सबसे आग्रह करूँगी कि घर में जो आपकी महिलाएँ हैं, उनको वो 4 दिन आप लोग ज़रूर आराम दें और उसके लिए आप उनको सहयोग दें। वो काम ज़्यादा ना करें, उन्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए। और बच्चियों को भी वो जो एकदम उनको लगता है नहीं हम बहुत गंदे हैं, हमको नहाना चाहिए, सिर से नहाएँगे तब ठीक लगेगा। तो सिर तो बिल्कुल नहीं धोना है, 4 दिन बिल्कुल सिर ना धोएँ, नहाएँ नहीं, जहाँ तक बने। गर्मी के दिन हैं तो गर्म पानी से बॉडी को पोंछ लें, लेकिन
नहाए नहीं। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। ये जो मेरे चीनी गुरु ने मुझे सिखाया था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपका मैम यूट्यूब चैनल में है मैम आप? हाँ, यूट्यूब में मेरे बहुत सारे जो एक्यूपंक्चर से रिलेटेड जो वो हैं वो कोई उसमें डाल दिए हैं। मेरा एक डॉक्टर रश्मि झा के नाम से मेरा एक वो है, उसमें मेरे क्लिनिक के बारे में और जो मेरे पेशेंट अच्छे हुए एक्यूपंक्चर के, तो वो उसमें डाले हुए हैं। आप डॉक्टर रश्मि झा भोपाल यदि सर्च करेंगे तो उसमें जो मेरे पेशेंट जो एक्यूपंक्चर वाले ठीक हुए हैं वो उन्होंने सबने से डाला हुआ है, कमेंट्स डाले हैं। पर अब मैं इतनी 70 साल की उम्र में इतनी टेक्नोक्रेट नहीं हूँ कि मैं हर चीज यूट्यूब पे डाल सकूं। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में 2 साल तक के मैंने बहुत सारे वेबिनार किए, तो उसमें मैंने बहुत से लोगों को मैंने आयुर्वेद के जितने भी स्नातक हैं उन सब ने जो है वो उनको मैंने पढ़ाया। वैसे मैं कॉलेज में भी यहाँ पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय है, वहाँ से जुड़ी हुई थी। हमारा जिला अस्पताल है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो मैंने इस तरह से उन 2 वर्षों में बच्चों को पढ़ाया बहुत ज़्यादा। और ऐसी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की और जैसे आप सबका प्रश्न है तो मैं ज़रूर इस तरह की चीज़ रिकॉर्ड करके डालूँगी भविष्य में। एक्यूपंक्चर के ऊपर काफ़ी मेरे सारे मेरे इंटरव्यू वगैरह और मेरे पेशेंट्स के कमेंट्स उसमें हैं। और थैंक जब यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदना। धन्यवाद। जी, और कोई रमेश चंद्र मेहरा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गजानन जी ओम, सदन को नमन। और आप आज बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जो मधुमेह बहुत चल रहा है जी और गैस बनना, जी ये 2 में आपका क्या मत है, कृपया बताएं। जी ओम। जी। देखिए मधुमेह जो है ये हमारे एक तो जेनेटिक कारण होता है। माता-पिता यदि उनको मधुमेह है तो बच्चों को करीब यदि माँ को है तो 50%, यदि पिता को है 50%, यदि दोनों को है तो 100% चांसेस हैं कि आपको भविष्य में मधुमेह हो सकता है। लेकिन बहुत अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि जो उनके घर में कोई परिवार में इस तरह का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं, माता-पिता कोई डायबिटीज से पीड़ित नहीं है, उसके बाद भी बच्चे यंग बच्चे जो हैं वो 24-25 साल के बच्चों को मधुमेह हो रहा है। तो ये जो है इसका कारण अनियमित खान-पान और अनिद्रा और जो लाइफ़स्टाइल है ये बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए जो है कान में मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि कान में ये जो ऊपर का अंदर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पैनक्रियाज़ का पॉइंट है, इस जगह अंदर की तरफ यहाँ पे। इस बिंदु पर यदि दबाव डाला जाए इसी तरह से जो ये वाला हिस्सा, ये ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ये हिस्सा जो है यहाँ अंदर की तरफ, ये पैनक्रियास का पॉइंट है। तो इस बिंदु पर यदि दबाव डाला जाए तो मधुमेह जो है उसमें आपको जब तक उस पे दबाव डालेंगे तो उस पे असर होता है। और दूसरा लाइफ़स्टाइल बदलने से और खान-पान से हमें आवश्यकता होती है करीब जो यदि साधारण काम करते हैं तो उनको 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन हम उतनी कैलोरी गिन नहीं पाते तो पता चला कि इधर हमने चाय भी पी ली, साथ में हमने फल भी खा लिए, साथ में चावल भी खा लिया, गेहूँ भी खा लिया, सब खा लिया। तो हमने 2000 से ऊपर 2000 से भी ज़्यादा कैलोरी खा ली तो वो शुगर तो बढ़ेगी ही। तो यदि हम अपना खान-पान नियंत्रित रखें और हम जो है अनाज कम खाएँ और सब्जियाँ अधिक खाएँ और सलाद खाएँ और मेथी का प्रयोग करें। मेथी जो है वो भिगो के ली जा सकती है और उसके साथ में हम सुबह-सुबह उठ कर के कुछ जो नट्स खाएँ जैसे कि कद्दू के बीज हैं और अलसी का बीज है, तिल के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, इनको भून करके खाया जाए तो आपका पेट ऐसे ही भरा-भरा लगेगा। इसके बाद में खूब सारी सलाद खा लें, फिर बाद में थोड़ी-सी जगह बची है तो मोटे अनाज की कोई रोटी जैसे ज्वार, बाजरा और कोदो, कुटकी
ये जो हमारे मोटे अनाज हमारे देश के जो पैदा होते हैं, ये गेहूँ तो हमारे देश में नहीं था, ये बाहर से आया हुआ है। तो गेहूँ से सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ती है, चावल से और गेहूँ से। तो संतुलित मात्रा में यदि लिया जाए तो ठीक है, और यदि मोटा अनाज लिया जाए तो उसमें ग्लूटीन कम होता है, उससे शुगर कम होती है। तो हरी सब्जियाँ जितनी ज़्यादा खाएँ, सलाद खाएँ, और उसके साथ में यदि हम ये मोटा अनाज खाएँ तो हमारी शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। और सबसे ज़रूरी है कि योगासन किया जाए, मंडूकासन से बहुत मदद मिलती है, और साथ में प्राणायाम करें। तो योग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैंने बहुत सारे मेरे जो मरीज़ हैं जो कहते हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि भाई आप पतंजलि में वहाँ पर जाइए, आप हरिद्वार जाइए, 1 हफ्ते रहिए, और वहाँ जाकर के जब एक बार आपका लाइफ़स्टाइल वहाँ पे सुधरेगा, जैसा कि स्वामी जी बताते हैं और जो बालकृष्ण जी बताते हैं, वहाँ पर जिस तरह से पंचकर्म किया जाता है, और उसके बाद में खान-पान के बारे में उनको आहार-विहार के बारे में बताया जाता है। तो जब मरीज़ वहाँ 10 दिन रहता है, तो उसको फिर समझ में आता है कि अरे! ये तो हम बहुत गलत कर रहे थे, और एक बार हमको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो जब आप वो पतंजलि से वहाँ हरिद्वार से जब लौटते हैं, तो बहुत से मरीज़ों को जो है, वो इतना फ़ायदा होता है, फिर वो जब वापस आते हैं ना, तो उनको वापस वही लाइफ़स्टाइल हो जाता है। तो फिर बोलते हैं कि अरे! हम आपने तो इतना हमारा खर्चा भी करा दिया, हम 7-10 दिन होके भी आ गए, वहाँ तो हम ठीक थे, यहाँ आके हम फिर वैसे ही। तो भई आप यदि अपना लाइफ़स्टाइल नहीं सुधारोगे, खान-पान नहीं सुधारोगे, तो आपकी डायबिटीज़ कैसे ठीक होगी? आपका मधुमेह कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी 2.5 इंच की ज़ुबान पे काबू रखना पड़ेगा। जब आप उचित रूप से आहार-विहार करोगे, और जिस तरह योग प्राणायाम करोगे, पंचकर्म करोगे, तो अब पंचकर्म की सुविधा हर जगह नहीं होती, पर हमारे आयुर्वेद में हर जिले में, हमारे मध्य प्रदेश में तो 30 बेडेड जो है चिकित्सालय बन गए हैं, और हमारे भोपाल शहर में ही 18 आयुर्वेद कॉलेज है। इस तादाद में बच्चे आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। एलोपैथी का भरम टूटता जा रहा है। जब मैं पढ़ती थी तो पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के जो मध्य प्रदेश था, उसमें कुल 7 आयुर्वेद कॉलेज थे। आज सिर्फ भोपाल शहर में 18 आयुर्वेद कॉलेज हैं। तो बच्चों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। आयुर्वेद को यदि हम उसका अनुसरण करें, आहार-विहार का पालन करें, तो मधुमेह से निश्चित ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। एकदम पूरी तरह बहुत सुंदर, नहीं होगा। बहुत सुंदर। आदरणीय शरद वर्मा जी सवाल करें। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत आदमी वेटिंग में है। जी शरद वर्मा जी। बताएं आपका प्रश्न। जी, आज मुख्य अतिथि बहुत अच्छे आपके जो हम लोगों को जो सलाह मिल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरी माताजी लगभग 82 वर्ष की हैं, जी और उनके हाथ मिलते हैं, हाथ में कंपन होता है। जी जी जी। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये इसमें भी जैसे कि अब जैसे मैं इस समय 70 की हूँ, तो यहाँ पे मेरी झुर्री आ गई है, यहाँ मेरी झुर्री आ गई, इस जगह आँख के नीचे यहाँ झुर्री आ गई है। तो जब मैं युवा थी तो ये बिल्कुल एक गाल ऐसे उभरे हुए थे, यहाँ कोई झुर्री नहीं थी। तो उस तरह से ही जब आपकी माताजी की उम्र 82 साल हो गई है, तो धीरे-धीरे हर चीज़ का डिटेरियोरेशन होता है ना? तो ये जो कंपवात है, तो कंपवात ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ब्रेन जो है उसका कंट्रोल धीरे-धीरे घटता जाता है। तो इसमें आयुर्वेद में कंपवातारी गुटिका आती है, तो ये यदि दिया जाए तो उसमें लाभ होगा। और साथ में यदि आप उन्हें भी यदि प्राणायाम कराएँ, योग कराएँ, तो उससे जैसे जब ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन की होती है। तो यदि वो इतने सारे योग की क्रियाएँ नहीं कर सकती हैं, तो यदि उनको प्राणायाम करवाएँ आप, तो जैसे अभी मैं इस कमरे में बैठी हूँ, तो यहाँ करीब 200 स्क्वायर फीट है, तो इसमें जितनी ऑक्सीजन है वो नॉर्मल इस समय मैं ले रही हूँ। लेकिन यदि मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, बहुत गहरी साँस लेती हूँ और छोड़ती हूँ, तो जितनी मैंने गहरी साँस ली,
अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका किया, कपालभाति की, तो उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो इस कमरे में थी उससे और आसपास की मैंने ऑक्सीजन और ज्यादा इनहेल की। जब ऑक्सीजन और ज्यादा शरीर में पहुंची तो हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी और ब्रेन और एक्टिव होगा। तो उस समय यदि आपकी माताजी की उम्र इतनी है, वो सारे योग की क्रियाएं नहीं कर सकती हैं, तो वो यदि लगातार प्राणायाम करें तो इससे निश्चित ही फायदा होगा। और साथ में जैसे उंगलियां हैं, इनमें इस तरह 10 बार इस तरह से जैसे अंगूठी पहन रहे हैं और उतार रहे हैं, इस तरह से इसको मसाज किया जाए, इस तरह से उंगलियों को, कि ये सारे जो पोर हैं इसमें, यहाँ एक्यूपंक्चर में हम कहते हैं ये जिंगवेल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इनको इस तरह से यदि अभ्यंग किया जाए, साधारण ऐसे भी किया जा सकता है, तेल की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी इस तरह जैसे अंगूठी पहन रहे हैं उतार रहे हैं, पहन रहे हैं उतार रहे हैं, इस तरह से हर उंगली में 10-10 बार इस तरह से इसकी मसाज की जाए। और साथ में दोनों हाथ को इस तरह से कस के जोर से इस तरह से यूं इस तरह से किया जाए और हाथ को इस तरह घुमाया जाए, तो ये बहुत मदद मिलेगी। और सिर के पॉइंट जो है, ये पूरे सिर को इस तरह से टैपिंग किया जाए, पूरे सिर में सारे पॉइंट हैं। हमारा जो सिर है, ये सिर में सारे पॉइंट हैं, पूरे सिर में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सिर में पॉइंट हैं। जी तो इसमें पूरे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। तो ये जो बीच का मैंने बताया था 9 फिंगर अप, यहाँ से 9 अंगुल ऊपर, ये पॉइंट को ऐसा टैप किया जाए और पूरे सिर में इस तरह से मसाज की जाए। तो यहाँ सारे बिंदु हैं, आप देखेंगे इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे माथे पे सारे बिंदु हैं। ये जो मैंने बताया आज्ञा चक्र पे ये बिंदु है, और ये सहस्त्रार वाला ये बिंदु है। इसको दबाव डालें तो इससे फर्क पड़ेगा। और जैसे कान में बताया मैंने, और एक ये नाक के नीचे, और नाक के नीचे और ओंठ के नीचे, नाक के नीचे ओंठ के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसा प्रेशर दिया जाए तो ये पूरे नर्वस सिस्टम पे मदद करेंगे। और ये ब्रेन के ये वाले पॉइंट, और कान में ऐसे दबाएंगे। तो ये तो वृद्धावस्था में होता ही है। म्यूट रखें सराज जी, म्यूट रखें। तो कंपवात जो है वो कंपवातारी गुटिका वो दी जा सकती है, और वात शामक औषधियां जैसे महारासनादि है, दशमूल है, ये उनको दिया जा सकता है। और परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है योग की क्रियाएं, प्राणायाम से बहुत मदद मिलेगा। देव गजानन पवार कुछ बोलना चाहते हो? एक प्रश्न है मैम मेरा। हाँ जी, बताएं। आपने के कल के बातचीत में बोला था कि चाइना में 6 साल का बच्चा होने तक उसको कोई दवाई नहीं दी जाती। जी हाँ। तो फिर वहां पे वो वैक्सीनेशन भी नहीं होता है क्या बच्चों का? क्योंकि अपने देश में वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा व्यापार चल रहा है। वैक्सीनेशन तो इस समय ये है कि हो रहा है, वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, क्योंकि पोलियो को पूरी दुनिया से खत्म करने में 100 साल लग गए। तो इस तरह से जो मीजल्स है और जो पोलियो है, इनके लिए जो है पोलियो को तो दुनिया से हटा दिया गया है, इसी तरह मीजल्स वगैरह है, इसके लिए भी वैक्सीनेशन तो हो रहा है। लेकिन बच्चों की जो मसाज की जाती है उसके लिए आपको एक पूरा सेशन करना पड़ेगा, कि जो बच्चों की मसाज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि यदि हम बच्चे की पूरे शरीर की मालिश करते हैं और एक्यूप्रेशर के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ बचपन में घर हमारे गजानन पवार जी आप म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट रखें, क्वेश्चन करने के बाद सब लोग म्यूट रखें जी। तो बच्चे के शरीर की मालिश की जाती है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 वर्ष तक के लगातार उसकी यदि मालिश की जाती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ की हथेली। हाथ की हथेली में यहाँ पे 300 बार दबाव डाला जाए, और जो फिंगर टिप्स हैं ये जैसे किडनी को रिप्रेजेंट करता है, हर ऑर्गन को एक एक उंगली रिप्रेजेंट करती है। तो फिंगर टिप्स पे ऐसे 60 टाइम ऐसे राउंड राउंड इस तरह मसाज की जाती है, और हाथ में अंदर की तरफ से यूं जाते हैं, यहाँ से अंदर की तरफ से इस हाथ से यूं गए और इसको बाहर की तरफ से ऐसे आए, यहाँ से जा करके ऐसे आए, और पेट में नाभि के चारों तरफ
इस तरह से क्लॉकवाइज मसाज करते हैं। दस्त हो तो उल्टी मसाज करते हैं। यदि सर्दी जुकाम हो तो उसमें इस तरह करते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए पूरा एक जैसे कान का सेशन है, वैसे कि बच्चों की मालिश के बारे में मैं विस्तार से आपको, हर घर में बच्चे हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है वहां पे, लेकिन बच्चों की जो मालिश है वो नियमित रूप से की जाती है 0 to 6। और उन बच्चों को मैंने देखा है कि किसी तरह की कोई बीमारी हारी मैंने उनमें नहीं देखी। ज्यादातर सब बच्चे अच्छे स्वस्थ थे, गोल मटोल। और वो जो मैं सीख कर आई वहां से, तो मेरे परिवार में भी कई बच्चे पैदा हुए थे। मेरी छोटी बहन की बेटी का उसी समय जन्म हुआ था 97 में। तो उस बच्ची को जब मैं मसाज करती थी, तो जैसे मैं एक हाथ में उसकी ऐसी मालिश करती थी, तो वो दूसरा हाथ यूं आगे कर देती थी। उसको इतना मजा आता था। और यहाँ से इस तरह से ऐसे मसाज करने से उसको, यदि शाम को बच्ची रोती थी तो उसको यहाँ ऐसे मसाज कर देते थे, ये करते थे इस तरह से, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, तो वो सो जाती थी, रोना बंद कर देती थी। तो बहुत से ऐसे बच्चों की मालिश से इतने फायदे हैं कि यदि उनके पूरे शरीर की मालिश की जाए तो बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो यदि बच्चे के अंदर खुद की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही होती है, जब माँ के गर्भ से निकलता है तब से, और उसके बाद में हम ऊपर से यदि उसकी मसाज करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, बच्चा और एक्टिव हो जाता है और उसमें रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जिन बच्चों को मैंने उस समय ये मसाज उनकी माताओं को सिखाई थी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके उस समय 2 बहुएं थी और दोनों बहुओं को एक बेटा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि आप इन बहुओं को कहा कि आप लोग इन बच्चों की मालिश करिए, तो उनको सिखाया। उसके बाद फिर उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी की पत्नी जो है, उनका एक एसोसिएशन है IAS ऑफिसर्स की वाइफ्स का, आईसोवा करके उनका एक वो है, IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन। तो वहां उन्होंने मुझे बुलाया कि आप तो सबको सिखाओ। तो मैं सबको बच्चों की मालिश सिखाई। आज इतने साल, 26 साल बाद भी जो कभी वो मिलती हैं तो बताती हैं कि अरे तुमने जो सिखाया था ना बहुओं को, वो बच्चे अब 26 साल के हो गए हैं और ईश्वर की कृपा से उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है, बिल्कुल स्वस्थ हैं बच्चे। और बिल्कुल, अब तो एक तो फौज में चला गया है एक बच्चा, एक इंजीनियर बन गया है। तो बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, एकदम स्वस्थ हैं। तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बच्चों को अभी तक के किसी तरह की कोई भी ऐसी कोई बड़ा ऐसा रोग नहीं हुआ है। और जो हमारे परिवार में भी जिन बहनों ने, भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने, जिनने मेरी इस मसाज को जिनको सिखाया था, उनने फॉलो किया, तो उनके बच्चे भी स्वस्थ हैं। मेरे परिवार में सारे बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह जो मैंने आईसोवा में भी जाके महिलाओं को जो सिखाया था, और इस तरह से जो मैंने बताया था, कल एक NGO है, उनके लिए भी मैंने ये काम किया था। उनको भी, उनने तो एक फिल्म ही बना ली थी। उस समय कैसेट चलते थे ना, आजकल वो कैसेट नहीं चलते अब। तो वो कैसेट में उनने फिल्म बनाई थी, ये 26 साल पहले की बात है। तो वो उसमें उनने पूरी फिल्म बना ली थी और सब जगह जगह दिखाते थे बच्चों को ऐसी मालिश करो। तो बच्चों की मालिश आवश्यक है और वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, लेकिन बच्चों की मालिश भी जरूर करानी चाहिए। और जो यदि वैसे कायदे से मालिश की जाए तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल अच्छी रहेगी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं एक क्वेश्चन है मेरा। जी बताएं। जी, हमारे जो पापा है वो 85 साल के हो गए हैं। हाँ हाँ। वो कुछ भी मतलब खाते पीते हैं तो कुछ भी पचा नहीं पाते। तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है उनकी? जी हाँ, उनको तो वो मतलब हाथ पैर उनके काम नहीं करते, चल नहीं पाते, घुटने ये काम नहीं करते। ऑपरेशन भी हो गया तो चल नहीं पाते, वो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। तो कुछ भी खाते तो बिल्कुल भी नहीं पचा पाते। वो उन्हें बैठे बैठे को पतला सा दस्त छूट जाता, कहीं गैस अगर पास करेंगे तो उसके साथ भी छूट जाता है। तो वो अभी इस हाल में है कि अभी कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बहुत दुखी है। देखिए, इस अवस्था में जैसे जीर्ण हो जाती है काया, तो मंदाग्नि हो जाती है। तो इसके कारण जब जठराग्नि मंद हो गई तो उसके कारण जो है कुछ भी पचता नहीं है।
तो अब उनके जी। दाँत भी नहीं होंगे कि वो चबा सकें, तो नहीं मैम, उनको दांत उनके सारे, एक भी नहीं टूटा। अच्छा, तो उनका ऑपरेशन काहे का हुआ है? घुटनों का हुआ था। अच्छा, तो देखिए यदि उनको जीवन जीने की इच्छा होगी और जी। मन अच्छा होगा तो ज़रूर वो ठीक होना चाहेंगे, परंतु यदि उनके मन में जीने के प्रति उत्साह नहीं होगा, तो वो कैसे मन अच्छा नहीं होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उनका मन को इस वक्त उनका मन बहुत खराब है, बहुत दुखी है, क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं या एक रोटी, अभी तो जैसे 2 या 3 रोटियां खा लेते थे, अब तो वो एक भी नहीं खा रहे हैं, कहते मुझे नहीं खाना है, अब मुझे मरना है। अब देखिए उनकी जो मनस्थिति है उसमें आपके परिवार के लोगों को उनके साथ बैठना चाहिए, समय बिताना चाहिए, उनको मनाना चाहिए और उनको हल्का पाचन जो पच सके, जैसे हल्की सी खिचड़ी है, हल्का दलिया है, ऐसी चीज़ें, फलों का रस है, ये दीजिए और दही जो होती है वो ग्राही होती है, तो छाछ उनको दिया जा सकता है, छाछ अग्नि प्रदीपक, उसमें थोड़ा-सा जीरा, कलौंजी और मीठी नीम का तड़का लगा के यदि वो दिया जाए, तो वो भी दीपन पाचन होता है। तो जैसे अग्नि प्रदीपक है, जीरा जो है, जीरा को यदि थोड़ा-सा उबाल के और भोजन के बाद यदि थोड़ा आधे घंटे बाद जीरा उबाल के 1 कप पानी में उसको 1 चम्मच दिया जाए, तो वो भी पाचन क क्रिया को सुधार सकता है। और सबसे बड़ी बात है मन की। मन को ठीक रखने के लिए परिवार के लोग, परिवार के छोटे सदस्य, छोटे बच्चे उनके आस-पास रहें, उनमें जीने की इच्छा जगाएँ, लोगों को प्यार से उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो निश्चित है उनका मन प्रसन्न होगा और मन अच्छा होगा तो ज़रूर ही वो फिर कुछ कोई छोटे बच्चे के हाथ से खिलाएँ तो ज़रूर खाएँगे। तो पाचन क्रिया गड़बड़ है इसलिए उन्हें भूख तो बहुत लगती है। जी, समय हो गया है और जी। लगभग 8:35 हो गए हैं और जी। धन्यवाद मैम। सवाल कई भाई बहनों ने सवाल का हाईलाइट किया। छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म अपना सवाल करें आदरणीय कल्पना खोटले जी, फिर अशोक पटेल जी, और बाकी कल फिर लेंगे सवाल। सूक्ष्म सवाल करें और सूक्ष्म जवाब में अपना जवाब लें। जी, कल्पना खोटले जी। सदन को कोटि से प्रणाम। डॉक्टर रश्मि जी को भी, आदरणीय को भी नमन। और इन्होंने अपनी जो कहानी बताई है स्ट्रगल की, उसको भी मतलब रोमांचित करने वाली और प्रेरणा लेने वाली है। महोदय जी से मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे मतलब मेरे पतिदेव के पैरों में वेरिकोज वेन, मतलब ग्रीन नसें, तो हरी वाली नसें जी, बनी हुई, तो उसके कौन सा पॉइंट, एक ये क्वेश्चन। दूसरा कि लड़कियों को जो पीरियड्स के समय पेट में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट, ये 2 ही चीजें मैं पूछना चाह रही थी। जी। तो यदि वेरिकोज वेन्स है तो उसका कारण होता है कि जब बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं, तो जो रक्त का प्रवाह है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है और वेनस रिटर्न नहीं, तो वापस नहीं आ पाता है। तो ये ज़्यादातर जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं, उनको ये समस्या होती है। तो उसके लिए क्या है कि ऊपर की तरह मालिश की जाए। प्रतिलोम, जैसे लोम क्या होता है, इस तरह होते हैं ना, तो प्रतिलोम अभ्यंग किया जाए ऊपर की तरह उल्टी दिशा में। जैसे वेरिकोस वेन्स हैं तो यहाँ पर उल्टा ऐसे मालिश की जाए और जब भी वो लेटते हैं तो उसमें जो है पैरों को ऊपर कर दिया जाए, ऐसा थोड़ा-सा सोते समय यहाँ तकिया लगा दी जाए, तो उल्टी दिशा में रक्त का प्रवाह होगा। तो ये वेरिकोस वेन्स के लिए इस तरह से अभ्यंग करना चाहिए। तो बला तेल आता है, बला तेल से आप इस तरह से उल्टी मालिश करिए और बलारिष्ट पीने को दीजिए, तो उससे उनको ये जो है यहाँ रक्त प्रवाह बढ़ेगा। और दूसरा आपने क्या कहा कि एक तो ये प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? पीरियड्स, लड़कियों को पीरियड्स आते तो बहुत दर्द होता है हाँ, पेट तो में। उसके लिए क्या करें कि जैसे शुरू होता है वैसे 2 चम्मच अजवाइन लीजिए और 2 उतना ही गुड़ लीजिए और उसको पका के खूब उबाल के और वो दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो अजवाइन है वातानुलोमक होती है, तो उससे दर्द कम होगा। और यहाँ पर पेट में नाभि के नीचे यहाँ ज़ोर से दबाव डाला जाए, यहाँ इस जगह, इस तरह यहाँ पे दबाव डालें, ऐसे उँगली से यूँ गोल-गोल ऐसे यहाँ दबाव डालें। तो ये पेट दर्द के लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वो है पॉइंट, जिसको ऐसे-ऐसे दबाया जाए।
यहाँ नाभि के नीचे इस तरह से दबाव डाला जाए और अजवाइन और गुड़ का काढ़ा दीजिए। और अशोक पटेल जी, कम होता है मासिक धर्म में ब्लीडिंग कम होती है तो उसके लिए रजा प्रवर्तनी वटी जो है वो पहले से खिला दें, तो उससे उसको ब्लीडिंग ठीक होगी और उसको दर्द नहीं होगा। और वही जो मैंने बताया, नहाना नहीं है उसको। जी महोदया, आपने बताया कि पीरियड्स मतलब लंबा ज्यादा टाइम आए और पॉइंट दबाए कान के तो वो चालू हो जाएंगे बैलेंस, लेकिन कुछ लोगों को जैसे योग करने आते, 1-2 महिलाओं की शिकायत है कि वो पीरियड्स जैसे महीने में आते थे वो अब 15 दिन में 20 दिन में आने लगे हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या है कि अब प्री मीनोपॉजल फेज है ये, जब ये जो माहवारी का समय होता है जब से शुरू हुआ तब से लेके 30 वर्ष तक चलता है। मान लीजिए यदि किसी को 10 वर्ष में मासिक धर्म शुरू हुआ है तो उसको 40 वर्ष तक के चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका कम होता जाएगा और उसके बाद एक समय के बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे कि यदि किसी के परिवार में 15 साल में यदि हो रहा है, हाँ, किसी लड़की को 15 साल में, उसकी माँ को 15 साल में हुआ तो बेटी को भी 15 साल में शुरू होगा, तो फिर वो कितना 30 साल चलेगा। अब उसके बाद में कई महिलाओं में जिनके बच्चे नहीं हुए हैं उनको जल्दी मीनोपॉज हो जाता है। तो माहवारी जो है वो अनियमित कब होती है? जब मासिक धर्म बंद होने के पहले किसी को अधिक रक्तस्राव होता है, किसी को जल्दी जल्दी होता है, किसी को 2 महीने में आता है, किसी को 3 महीने बाद आता है। तो ये मासिक धर्म जब बंद होने वाला होता है तो इस तरह की समस्या आती है। और जो इससे आपको यदि सर्वांगासन और हलासन किया जाए तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। अशोक पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत ही शानदार समझाया सभी लोगों को। आपकी जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जो आप बोलती हो हमको बहुत मनमोहक लगता है। जिस प्रकार वो नेहा सिंह आती है ना यूट्यूब पे और वो बोलती वैसी छवि आपको देखने की मिली। आपने बहुत अच्छा सबको समझाया और आपने जो सबसे शुरू में हमको बताया कि इतनी बुरी स्थिति थी और योग और प्राणायाम करने के बाद में आपने मतलब इतनी अच्छी मतलब ऊर्जा प्राप्त करी और आप अच्छी हो गई, उससे पूरे सदन को बहुत बहुत उससे ऊर्जा प्राप्त हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम। धन्यवाद अशोक जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम। आदरणीय जी, ओम। मैं एरिक्रोथेरेपी का ऑनलाइन किया हूँ, लेकिन आज एक समस्या आ गई मेरे सामने जी कि वो मेरे साथ पूछे, उनको कहने का मतलब उनको अधिक समझ नहीं लेंगे आपका, कहने का मतलब हो गया कि उनका स्प्रोन कम है, कितना है ना 5% है और उसका उम्र 40 है, उनकी वाइफ की उम्र 32 है। तो ये जो पॉइंट हम आपका ये सीड मेरा है, बोकारी सीड है, ऑनलाइन में मिला, मंगा ली हूँ और आशा करता हूँ आपके माध्यम से भी जिमी और ईयर का फ्रेम मंगाना चाहती हूँ। तो 2-3 सवाल हो गए, लेकिन पहला सवाल ये है उसका शुक्राणु कैसे बढ़ेगा? उसके लिए जो है इस तरह की दवाइयाँ आती है, कौच पाक होता है, कौच पाक। ये आपके पतंजलि में भी बनता है कौच पाक। बंद करें, आप म्यूट कर लें कृष्ण कुमार जी। कौच पाक आता है, उससे बढ़ता है। शुक्राणु बढ़ाने के लिए कौच पाक बहुत उपयोगी है। और उसके साथ में जो है ऐसी आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं जिनसे कि इसको बढ़ाया जाता है। सीमेंटो नाम से आती है, एमिल कंपनी जो है सीमेंटो नाम से बनाती है। और शास्त्रोक्त बहुत सारी दवाइयां ऐसी उपलब्ध हैं। आप यदि पतंजलि में जाएंगे, वहां पर आप पता करेंगे तो वहां पर इस तरह की वहां भी बहुत सारी दवाइयां बन रही हैं। तो अभी यहाँ पे इतना समय कम है, विस्तार से इतना नहीं बता पाऊंगी, पर कौच पाक बहुत मदद करता है। और सबसे ज्यादा पॉइंट कान में पॉइंट बता दीजिए। कान का पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर आता है, इस जगह यहाँ पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसका जितने भी इसके यूरोजेनाइटल सिस्टम के पॉइंट यहाँ पर, तो इसको आप से दबा के देखेंगे और वहां पे आपको जो अधिक सेंसिटिव मिलेगा उस पॉइंट पे आप लगा दीजिए।
आपसे निवेदन किया है कृष्ण कुमार जी, आप प्लीज माने, उसका रिकॉर्डिंग चल रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। आप म्यूट करके और अनम्यूट करें तब जो है आवाज साफ आएगी, म्यूट कर लिया करें। जी हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर कान के इस बिंदु पे यहाँ पर यूरोजेनाइटल सिस्टम के पॉइंट हैं। यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का और यहाँ पे यूरेटर का और ये शुक्र नलिका का यहाँ सब पॉइंट है। तो इन पॉइंट में आप ऐसे जिम्मी से दबा कर देखिए, इस तरह से माचिस की तीली से भी दबा सकते हैं। इस एरिया में आप प्रेशर डालिए और ये जो मैंने महिलाओं के लिए बताया था एंडोक्राइन वाला, ये पॉइंट भी दबाइए। तो ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का पॉइंट है। तो ये सभी महिलाओं पुरुष सबके लिए आवश्यक है, थायराइड के लिए भी अच्छा है। और ये यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिए यहाँ पॉइंट है, तो इनको दबाव डालिए तो उससे फर्क पड़ेगा। और उसके लिए औषधियाँ हैं आपको पतंजलि में, वहाँ पर उपलब्ध है, कौच पाक मिलेगा, वो दीजिए तो वो उसको बढ़ाता है। तो शतावरी का भी प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं। और मैं चाहूंगी आप बालकृष्ण जी से आप संपर्क करिए, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। पतंजलि में इस तरह की बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं, आप वहाँ संपर्क करिए। ना हाँ मैडम, ये शतावरी, शतमूली, अश्वगंधा और सफेद मूसली और हाँ। कोंच का प्रयोग कर चुका हूँ, बहुत ही उत्तम तरीका है। लेकिन इस स्प्रोन कम नहीं, जिसका स्प्रोन महिला का प्रॉब्लम हो जाता है तो ये हो जाता है। शतावर, शतमूली, सफेद मूसली और अश्वगंधा, ये मात्रा करके हमने इसका प्रयोग कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन आप पॉइंट जानना चाह रही थी विशेष करके, हाँ, धन्यवाद। तो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, ये पॉइंट जो है इनको करिए और ये एंडोक्राइन का पॉइंट करिए। जी आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। जी महोदय जी, समय काफी हो गया है, फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए आभार आपका। और इसके पहले कि मैं डॉक्टर मैडम का आभार व्यक्त करूं कल के उसके लिए, नुस्खा के लिए, मैं आज की जो योग शिक्षिका हैं और इस योग कक्षा की संचालिका भी हैं, आदरणीय रंजना बहन जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और बिना दवा स्वास्थ्य सेवा, कान दबाएं रोग भगाएं, और समाज से जो हमें ज्ञान मिला है उसको लौटाने की जो आपकी भावना है, इन सूत्र वाक्यों के लिए, इन उद्देश्यों के लिए मैं डॉक्टर मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद इसलिए भी कि कल मेरी गले संबंधी और कफ वृद्धि को रोकने के लिए जो आपने नुस्खे बताए थे 2-3, उसमें कल मैंने प्रयोग किया है वो पान के पत्ते पर शहद लगाने का। तो उसका मैंने कल 3 बार लिया, जैसे आपने बताया था, तो उस समय 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर रात के 8 बजे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 80% लाभ मुझे पहले ही पान खाने में ही हो गया था। लगभग कल दिन भर कफ आया ही नहीं, जो बार-बार कफ आता रहता था या गले की खराश तो थोड़ी बहुत है, एक वैसे ही काफ़ी लाभ है। तो मैं जिज्ञासा भी मेरी कि ये मुझे ये पान के पत्ता शहद में लगभग कितनी बार लेना है। और दूसरी बात, जो काली मिर्च चिरौंजी दाने वाला नुस्खा बताया था, तो ये सम मात्रा में लेना है काली मिर्च चिरौंजी दाना की कुछ गड़बड़ लेना है? और ये 2 चीज़ों में मैं और जिज्ञासा चाहूँगा, जवाब चाहूँगा। जी ओम। जी हरिओम। इसमें जो काली मिर्च के बस आपको 6-7 दाने ही लेने हैं और जितने में चाशनी बन जाए, यानी वो पकी हुई रहती है ना, चिरौंजी दाना तो पका हुआ है, तो कम से कम 10-12 चिरौंजी दाना, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, 4-5 बूंद, जिससे वो पिघल जाए। फिर वो जब पक गया, पिघल गया, तो उसी में वो अपने काली मिर्च पीस के उसमें डाल दिया, 6-7 दाने पीस के उसमें मिला दिए, और जब अच्छा पक गया वो, और फिर उसको आप चाट लीजिए। उसके बाद में लेकिन पानी नहीं पीना है, बस उसको लेके और फिर चादर ओढ़ के सो जाइए, तो जितना भी कफ है वो कट के निकल जाएगा। और पान का पत्ता आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। भोजन के बाद अवश्य लीजिए और इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। एक थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन कल रात में जब मैं जगा तो गले में थोड़ा भारी-भारीपन था, कुछ हल्का-सा कुछ असुविधा सी लग रही थी, ये क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो रही है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, ये ऋतु संधि का समय है। अभी देखिए बारिश हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? मैं छतरपुर में रहता हूँ। छतरपुर में, तो अपने यहाँ बारिश हो रही है ना अभी मध्य प्रदेश में।
तो मध्य जी प्रदेश कल बूंदाबांदी हुई हमारे यहाँ। हाँ, तो जो बूंदाबांदी हुई है, तो अभी आप 4 दिन के पहले का ये तापमान याद करिए कितना था। एकदम कड़कती धूप थी और एकदम से कल से 2 दिन से 26-27 से एकदम से मौसम बदला है और 26 तारीख से फोरकास्ट भी था कि बूंदाबांदी होगी, गरज तरह से बारिश होगी। तो जैसे हमारे भोपाल में भी इसी तरह से बारिश हुई और कल मेरे पास इसके बहुत से मरीज आए कि जो सबको सर्दी जुकाम हो रहा है। तो प्रकृति में जब परिवर्तन होता है तो शरीर में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे मौसम बदला है, बूंदाबांदी हुई है, तो शरीर जो बाहर का तापमान बदला है तो शरीर का तापमान भी बदलता है और इस तरह से सर्दी जुकाम, गले में खराश ये होती है। तो नमक पानी से गार्गल करिए तो उससे आपको आराम मिलेगा। जी धन्यवाद। समय हो गया है और अंतिम सवाल वैसे अनिल राय जी सूक्ष्म में करें और आदरणीय फिर कुसुम भरद्वाज जी आभार करेंगी। आदरणीय अनिल राय जी और मेरा निवेदन है कि 8:30 के बाद हेनरी सिन्हा किया करें, लेकिन चलिए अनिल राय जी। धन्यवाद सर। मैडम को सादर प्रणाम। मैं केवल एक छोटा सा प्रश्न चाहता हूँ। मेरे मिसेज का घुटने के नीचे पैर में खूब खुजलाहट होती है। शाम को जब तक बिजी रहती हैं तो उनको पता चलता नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद जब आराम करेंगी उस समय काफी उसमें चिनचिनाहट होता है। दोनों हाथ से वो रगड़ते रहती है नाखून से। तो उसमें क्या आप हमें सुझाव दें? एक बार फिर से रिपीट करिएगा, मैं थोड़ा सा बाहर कोई आ गया तो घंटी बजी। जी बताएं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, घुटने के नीचे मेरी मिसेज का जी घुटने के नीचे वो काम करती रहती हैं तो दिन भर पता नहीं चलता है, लेकिन जब आराम करने के लिए जाती हैं तो उसमें काफी खजलाहट होती है। उसको वो खूब अपने नाखून से रगड़ती हैं और फिर इतना परेशान हो जाती हैं, लेकिन अब सो जाती हैं तो सो जाती हैं, सुबह ये हो जाता है। उसके लिए क्या हम करें? देखिए उसके लिए थोड़ा सा उनको वहां पर स्निग्धता की आवश्यकता है। यदि खुजली हो रही है तो वहां थोड़ी स्निग्धता की आवश्यकता है, तो थोड़ा तेल लगाएं, उसमें चिकनाई रहेगी तो उससे आराम मिलेगा। तो घुटने में ऐसा कोई भी मालिश का तेल है, जैसे महानारायण है, महावाश तेल है, कोई ऐसा तेल लगा करके और उसको घुटने में चारों तरफ से गोल गोल घुमाएं तो घुटने में यदि घुटना में नहीं है मैडम, तो घुटना में नहीं है, घुटना के नीचे और टिखना के ऊपर जो फिल्ली होती है ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे मसाज करिए, इस तरह से यहाँ ऐसे मसाज करिए तेल लगाकर। और बता रहे हैं टखने में भी है, तो यहाँ पे भी ऐसा तेल लगा के इसको ऐसे मसाज करिए, टखने में भी और घुटने के नीचे भी। इस तरह से ऐसे इनको स्निग्धता चाहिए, उसमें चिकनाई की कमी होती है, उसके कारण होता है। तो जहां भी खुजली हो रही है इसका मतलब है वहां पर हमें थोड़ा सा किसी भी तरह की चिकनाई तेल जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। कुछ नहीं है तो घर में जो सरसों का तेल है वही, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल के कड़का के वही लगा दीजिए तो आराम मिलेगा। और नीम का तेल भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, नीम का तेल लगा दीजिए, खुजली में नीम का तेल बहुत फायदा करेगा। आदरणीय डॉक्टर आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी ने निवेदन किया है कि हम कल और ले लेंगे, और मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। बहुत समय दे दिया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके पोशाक को। डॉक्टर कुसुम जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद। मेरे भी सवाल है, मैं आदमी कर रहा हूँ। मशीन का भी एग्जाम्पल देना कल, मशीन का भी। अच्छा, जरूर जरूर। जी धन्यवाद। देखिए सब भाई, सब योगा में उपस्थित सभी जनों से मैं कहूंगी कि बड़े भाग्यवान हैं हम लोग, आप सब लोग, कि ऐसे विद्वान, ऐसे बहुत नॉलेज युक्त डॉक्टर का हमको इस योगाहार कार्यक्रम में सहयोग मिला है। और प्रश्नों की तो बौछार हो रही है, प्रश्न तो खत्म ही नहीं हो रहे और शायद समाप्त होंगे भी नहीं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण रचना जो है वो ईश्वर ने प्रदान की है, और सबसे पहले ईश्वर को ही धन्यवाद दें। हमारी जानकारी कम है, हमारे शरीर में एक एक
मतलब बीमारी तो दी है, परंतु बीमारी के साथ उसको ठीक कर लेने का साधन भी ईश्वर ने हमारे शरीर में ही बनाया हुआ है। चलिए, अब तो समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा तो नहीं अब बोलूंगी। और प्रश्नों के लिए तो पुनः हम एक सत्र ले सकते हैं जिसमें केवल प्रश्न ही होंगे, कोई उद्बोधन नहीं होगा, ताकि हमारा समय से ये काम पूर्ण हो सके। क्योंकि समय की नियमितता रखना भी बहुत आवश्यक है। बहुत से लोगों को उस समय से फिर बाद में अपने दूसरे कामों में लगना होता है। तो चलिए रश्मि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आज मैं सबका अलग अलग नाम नहीं लेती हूँ, अब समय नहीं है। योगाहार में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद और बहुत बड़ी शुभकामना कि आप सब इस सत्र को, इस प्रोग्राम को का उपयोग कर रहे हैं। इसमें रोज आप ज्वाइन हो रहे हैं और अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं। और योग का तो महत्व अपन जानते ही हैं, सारे लोग योग से जुड़े हुए हैं। और आज रश्मि जी ने जो अपना अनुभव बताया है फाइब्राइड का, वो तो बहुत बड़ा उदाहरण है। वैसे तो महाराज जी, रामदेव बाबा जी बताते ही हैं कि फाइब्राइड उससे सब ठीक होते हैं, किंतु इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, इतनी ज्यादा गहराई से बीमार जो ये थी, आपका जो प्रभावित थी फाइब्राइड से, वो ठीक हो गया केवल और केवल प्राणायाम से। ये बहुत बड़ा उदाहरण आप सबको रूप मिला है। और बस प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हम सबको जोड़ा। और सबसे पुनः मैं डॉक्टर रश्मि मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी प्रकार से सबको जागृत करते रहें। आज उन बहनों को मैं भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने उनकी लाइफ का प्रश्न पूछा था। ये तो मुझे नहीं पता था, कल उनके पास पर्सनल फोन गए थे और उनकी लाइफ कैसी रही ये प्रश्न पूछा था। तो वो जब आज उन्होंने बताया तो इससे तो सबों को बहुत प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि इतनी कठिनाई के बाद आज ये रूप उनका सामने आ रहा है समाज में। ये बड़ी भारी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं अब अपने इस सत्र के समापन के लिए मुनीलाल भाई साहब को बोलती हूँ। आप मुझे जी संचालन का मौका आप दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं